आज की इस वीडियो में आज हमारा जो एकल कलावत जो कोशिकांग है वो आपका गोल्जी काय या दूसरा नाम इसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एकल कलाबद्ध कोशिकांग। एकल कलाबद्ध कोशिकांग में आज जो आप अध्ययन करोगे वो आपका गोल्जी काय, दूसरा गोल्जी उपकरण, इसके कई नाम हैं, गोल्जी उपकरण भी कहते हैं, और तीसरा नाम है सम्मिश्रण गोल्जी काय या इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स गोल्जी। कॉम्प्लेक्स गोल्जी। तो आज की इस वीडियो में आपका एकल कलाबद्ध जो कोशिकाएं जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो है आपका गोल्जी काय या इसका दूसरा नाम गोल्जी उपकरण या आपका सम्मिश्रण गोल्जी काय या कॉम्प्लेक्स गोल्जी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स गोल्जी या गोल्जी काय जो है इस कोशिकांग ये जो कोशिकांग है ये अधिकांश रूप से कहाँ पाया जाता है। तो देखो ये गोल्जी काय जो है वो अधिकांश रूप से स्रावी कोशिकाओं में अत्यधिक रूप से पाया जाता है। स्रावी कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति सबसे अधिक होती है। स्रावी कोशिका कौन सी होती है? जो आपके अवशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर त्यागना। अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट या कह लीजिए नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर से बहिर्गमन, ये शब्द प्रयोग कीजिए। यानी अवशिष्ट नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर अभिगमन या त्याग करना ये आपके गोल्जी काय के द्वारा होता है। अब गोल्जी काय की जो खोज की थी वो आपकी कैमिलो गोल्जी, यानी इन्होंने अपने ही नाम पर इस कोशिका का नामकरण कर दिया। कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसे उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे पहले खोजा गया था। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी द्वारा उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में सर्वप्रथम खोजा गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम खोजा गया था। तो आप ध्यान रखना कि गोल्जी काय की जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी और किसमें की थी? वो की थी आपकी उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में। अब गोल्जी काय जो होती है जैसे आपने पहले पढ़ा था जो एकल कलाबद्ध जो कोशिकांग था वो आपने ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पढ़ा था। उसमें 3 प्रकार की नलिका या ट्यूबल्स थे। तो इसमें भी आपकी 3 प्रकार की नलिका या ट्यूबल्स होती हैं। वहां दोबारा देख लीजिए। से पहला जो गोल्जी उसमें जो पढ़ा था आपने अंतर्द्रव्य जालिका में कुंडलिकाएं जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। कुंडलिकाएं ये जो रचना होती है
वो आपकी पतली, लंबी व अशाखित। दूसरी जो रचना है ये पहली होगी पुटिकाएं, जिसे वेसिकल्स कहते हैं। ये आपकी गोल व पिंडकीय रूपी संरचनाएं होती हैं। तीसरी जो संरचना थी, वो तीसरी संरचना इसमें आपको मैंने बताई थी, जैसे नलिका या ट्यूबल्स कहते हैं। नलिका ये आपकी पतली, छोटी व शाखित होती है। यानी जिस प्रकार से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में आपकी ये 3 प्रकार की नलिकाएं आपकी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का निर्माण कर रही थी, तो उसी प्रकार से आपकी ये गोल्जी कायल में भी आपकी 3 प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। अब इसका एक प्रारूपिक चित्र बनाया भी क्लियर हो जाएगा भैया आपकी। इसका जो डायग्राम है वो काफी सिंपल है, लगभग आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से थोड़ा मिलता जुलता है। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। देखो, इसमें जो उत्तल सरफेस है इसे बोलते हैं समपक्ष तल या सिस फेज। समतल या सिस, CIS, सिस फेज। और ये जो अवतल प्रकार का होता है इसे बोलते हैं परिपक्व तल, या आप इसे कह सकते हैं पार्कल फेज या ट्रांस फेज। परिपक्व या ट्रांस फेज कह सकते हैं। ये इसकी सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी, ये आपका एक जो डायग्राम बना है आपका, वो आपका गोल्जी का है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये डायग्राम बन चुका है। इसमें आपको 3 चीज मैंने आपको शो कराई है। पहला है आपका समतल फेज, जो आपका उत्तल सरफेस का होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है उसी प्रकार से ये आपका समतल या सिस फेज कहलाता है। परिपक्व फेज जिसे ट्रांस फेज कहते हैं, ये अवतल प्रकार का होता है। और ये जो नलिकाएं होती हैं इन्हें बोलते हैं आप सिस्टर्नी। तो ये आपका गोल्जी का डायग्राम हो गया। आइए इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट है, जो गोल्जी का की जो उपस्थिति होती है वो सर्वाधिक रूप से ये आपकी स्रावी कोशिकाओं में, अर्थात स्रावी कोशिकाओं में सर्वाधिक उपस्थिति, सबसे अधिक जो पाई जाती है गोल्जी का है वो आपकी स्रावी कोशिका में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, कोशिका से बाहर आपका बहिर्गमन या त्यागती है। अब मैंने जो आपको सिस फेज जो बताई थी आपकी, या
या आप कह सकते सिस्टर्नी जो बताई थी उनकी आपकी सिस्टर्नी की संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 12 तक होती है। कितनी होती है? कम से कम तो 3 होंगी और अधिक से अधिक आपकी 12 पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है उत्तल सरफेस सतह को सिस सरफेस कहते हैं। जो उत्तल सरफेस होती है उसे सिस फेस कहते हैं। और इसका जो सिरा होता है वो आपका न्यूक्लियस या केंद्रक की तरफ होता है। दूसरी सरफेस जो है आपका अवतल सतह जो होती है उसे बोलते हैं TRANC ट्रांसफेस और इसे हिंदी में बोलते हैं परिपक्व सतह कहा जाता है। अब इसमें से अगर कोई अंतःस्रावी या आप कह सकते हो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं वो आपकी सिस फेज से प्रारंभ होंगे, उसमें मतलब उसका संश्लेषण होगा और आपके ट्रांस फेज के द्वारा वो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ कोशिका के बाहर त्याग दिए जाते हैं या बहिर्गमन कर दिए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका कि सिस्टर्नी की जो चार ओर जो गोल्जिकाएं होती हैं वो आपकी नलिकाओं में अधिकांश रूप से व्यवस्थित होती हैं और एक दूसरे से आपकी क्या होती है संरचना में काफी भिन्न भी होती हैं। तो इसे तो छोड़ दीजिए पॉइंट को। अब इसके कार्य देखें आप। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कार्य, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो कार्य होते हैं, पहला जो कार्य है कि इसका कार्य, इसका मुख्य कार्य श्रवण होता है, जो कोशिका से मुख्य कार्य श्रवण होता है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बहिर्गमन करती है, यानी कोशिका से बाहर निकालती है। इसका मुख्य कार्य श्रवण होता है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बहिर्गमन या बाहर त्यागती है। सबसे अधिक जो गोल्जिकाएं पाई जाती हैं वो अंतःस्रावी कोशिका में पाई जाती हैं, जैसे आपकी स्तन ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अंतःस्रावी यहाँ पे लिख दीजिए स्तन, पीयूष, अंतःस्रावी ग्रंथि में आपकी स्तन ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया आपकी, और इसके अतिरिक्त आपकी श्लेष्मिक ग्रंथि जो नसिका में पाई जाती है, श्लेष्मिक में पाई जाती है। तीसरा जो पॉइंट है, पहला तो आप दूसरा तो लिख दिया, अंतःस्रावी में पाई जाती है। अंतःस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है? स्तन ग्रंथियां जो दुग्ध का श्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाई जाती है। श्लेष्मिक ग्रंथि आपकी नसिका में पाई जाती है। आपकी श्वेत ग्रंथि भी आ सकती है। तीसरा कार्य है ये लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती है? ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। और अगला कार्य है कि जब कोशिका विभाजन होता है
तो कोशिका पट या आपका मिडिल लेमला का भी निर्माण करती है। कोशिका विभाजन में मध्य पट्टिका का निर्माण करती हैं। अगला जो कार्य है आपका नंबर 5, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है आपका, कि जो मानव शुक्राणु होता है, इसका अग्रपिंडक जिसे बोलते हैं एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो आपके गोल्जी काय के द्वारा होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। तो ये हुआ आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर बहिर्गमन या त्यागना। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे आपकी स्तन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, श्लेष्मिक ग्रंथि में ये सबसे अधिक पाई जाती है गोल्जी काय। अगला है ये लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम अगली वीडियो में आएगा, जिसे पाचक ग्रंथि या आत्मघाती थैलियां कहते हैं। इसमें पाचक रस भरे होते हैं या पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। नंबर 4 पर आपका पूंछ का विभाजन होता है, तो ये आपके मध्य पटलिका या मिडिल लेमड़ा का निर्माण करती है। पूंछ का विभाजन 2 प्रकार का है आपका सिलेबस में, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन। नंबर 5 पॉइंट है जो हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि जो मानव शुक्राणु होता है या अन्य स्तनधारी का जो शुक्राणु होता है उसका अग्रपिंडक या एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो आएगी आपकी पाचक ग्रंथि या लाइसोसोम के ऊपर है, वो अगली वीडियो में देखेंगे आप।